Hello and welcome to all. My name is Shanu Aswal and you are watching Study for All. Study for All में आप जैसा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने कल जो वीडियो देखा होगा जो कि कोरोना वायरस का पार्ट 13 था, आज कोरोना वायरस का जो लेक्चर होने वाला है पार्ट 14 में होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो जुड़े रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से एंड तक ज़रूर देखना ना भूलिए वीडियो को, बिकॉज़ जो मैं इसमें जो बता रहा हूँ वो आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ध्यान से, कोरोना वायरस का लेक्चर जो पार्ट 14 पे बेसिस पे है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना लेते हुए। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर भी मैंने डिस्कस किया है, 2 करंट अफेयर भी मैं बताऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बात किया जाए कोरोना वायरस का, अगर क्लासिफिकेशन किया जाए मीन्स उसका अगर वर्गीकरण किया जाए, तो देखिएगा क्वेश्चन पूछाएगा कि कोरोना वायरस को किस ग्रुप में रखा गया है, तो ग्रुप 5 में रखा गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा प्रॉपर्टी क्या है, इसके जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो इसका अनुवांशिक पदार्थ S फॉर सिंगल, S फॉर स्ट्रैंड, यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, यानी एक स्ट्रैंड का आरएनए पाया जाता है। तो इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ग्रुप 5 में रखा गया है और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। नेक्स्ट किस अधिजगत में रखा गया है, तो सीधी सी बात ये क्या है, एक प्रकार का तो वायरस है। तो ये किस अधिजगत यानी किस में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये वायरस ही है, सीधी सी बात है, यानी अधिजगत इसका क्या है, विषाणु। नेक्स्ट की बात क्या है, इसे किस जगत में रखा गया है। देखिए, एक अधिजगत होता है तो एक जगत होता है। तो क्वेश्चन पूछा है अगर आपसे कोरोना वायरस को किस जगत में रखा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, तोड़ के पढ़िएगा, राइबोवीरिया। तो पूछा है किस जगत में इसे रखा गया है, तो राइबोवीरिया में रखा गया है। तो किस जगत में रखा गया भैया, राइबोवीरिया। अगर क्वेश्चन पूछेगा इसका किस फाइलम में इसको रखा गया है, तो सीधी सी वजह से हम सब क्या है, हम सब के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन पाई जाती है। ठीक, इन ह्यूमन बैकबोन आर प्रेजेंट, सो वी आर लाइज इन फाइलम कॉर्डेटा। तो हम फाइलम कॉर्डेटा में पाए जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बट इसका कोई भी जो संघ है फाइलम सर्टेन नहीं है, यानी निश्चित नहीं है। तो यानी ये क्या है, अनसर्टेन यानी अनिश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, किसे किस गण यानी किस ऑर्डर में रखा गया है, तो देखिएगा नाइडोवायरल्स में इसको रखा गया है, या बोल सकते हैं नीडोवायरल्स में रखा गया है। तो इस किस गण में रखा गया है इसको भैया, तो नाइडोवायरल्स या भी बोल सकते हैं नीडोवायरल्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की कि किस कुल में है, किस फैमिली में है, तो देखिएगा ये कोरोना वेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, कोरोना वेरिडाए। अब हिंदी में वेरिडाए, DAE को डाई इसमें लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि इसे किस कुल में रखा गया है, तो इसे कोरोना वेरिडी या हिंदी में बोल सकते हैं कोरोना वेरिडाए में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अब देखिए श्योर है अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा टफ ही होंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी किस कुल में रखा गया, तो कोरोना वेरिडाए में रखा गया। किस गण में रखा गया, तो नीडोवायरल्स या नाइडोवायरल्स में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसे किस उपकुल में रखा गया है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, आर्थो कोरोना वेरिनी में रखा गया है। तोड़ के पढ़िएगा, आर्थो कोरोना वेरिनी में रखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा किसे किस उपकुल में रखा गया है, तो आर्थो कोरोना वेरिनी में रखा गया है। तो ठीक, अच्छा किस कुल में रखा गया था, तो कोरोना वेरिडी में रखा गया था। किस उपकुल में रखा गया है, तो आर्थो कोरोना वेरिनी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो समझिएगा, अगर आपने जैसे पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हुए पाए जाते हैं, आपने टीवी में सुना होगा और डॉक्टर के द्वारा भी जब वो डॉक्टर आते हैं, ये रिसर्चर होते हैं, वो बोलते हैं इसके 4 स्टेज हैं। तो जाहिर सी बात है इसके मुख्यतः कितने स्टेज माने गए हैं, तो इसके मेनली कितने फेज़ है यानी कितने स्टेज हैं, तो इसकी अवस्थाएं कितनी हैं, तो इसकी 4 स्टेज हैं। कितनी स्टेज हैं, 1 2 3 4। तो इसकी फेज़ कितने भैया, मुख्यतः कितने, मेनली 4 फेजेस हैं इसके, 4 स्टेजेस हैं इसके। अगर अब देखिएगा इसके स्टेज में क्या क्या है, पहले स्टेज में क्या है, इसमें वही लोग कोरोना संक्रमित होते हैं जिन्होंने संक्रमण वाले देशों की यात्रा की होती है। मतलब वो एक रीज़न पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए
ये वुहान था, तो वुहान में ही ये फैलेगा, फैले स्टेज में, यानी यहाँ के जैसे मान लीजिए वुहान के सी फूड मार्केट में था, तो यहाँ पे जितने यात्रा किए होंगे एक व्यक्ति से दूसरे में जैसे फैला, तो वही पर्टिकुलर वही रीजन में फैला होगा। यानी इसमें वही लोग कोरोना संक्रमित होते हैं जिन्होंने संक्रमण वाले देशों की यात्रा की होती, मतलब संक्रमण वाले देशों की यात्रा की होती है। जैसे चीन में वो हुबेई प्रांत के वुहान शहर में ये फैला था, तो वहीं पे वही जो एक से फैला दूसरे में, तो वो जो जर्नी की यात्रा की तो उसी रीजन तक सीमित रह गया, तो वो स्टेज फर्स्ट तक अगर उसी रीजन में सीमित रह गया तो वो स्टेज फर्स्ट में माना जाएगा कि वो कोरोना वायरस स्टेज फर्स्ट में है। अगर बात करेगी जब कोरोना वायरस स्टेज 2 में चला जाएगा तो उसमें क्या होगा, इसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति से उसके परिजनों और संपर्क में आने वालों से में फैलता है। स्टेज 2 में क्या होता है, अब वो सफ़र कर रहा है, चलो वो एक व्यक्ति था उसमें बैठा हुआ था गाड़ी में, ट्रेन में, मान लीजिए वो इन्फेक्ट हुआ उससे, अब वो जो दूसरा इन्फेक्ट हो गया अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा अपने घर में जाएगा, कहाँ जाएगा, अपने घर। अब परिजनों, अब उससे क्या होगा, वो तो इन्फेक्ट हुआ, अब वो किसको इन्फेक्ट करेगा, अपने परिजनों यानी घर में रहने वाले सदस्यों को, फैमिली मेम्बर्स को, साथ साथ अपने आने वालों जो उसके घर आएंगे या उसके फ्रेंड आएंगे वो भी क्या होगा, इन्फेक्ट होगा। तो स्टेज 2 ये होता है। अगर स्टेज 3 में, जैसे अभी इंडिया में बताया रहा है कि स्टेज 2 चल रहा है, ठीक, तो अभी इंडिया में वर्तमान में कौन सा स्टेज चल रहा है, स्टेज 2 चल रहा है। अभी कह रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि स्टेज 3 में ना आए नहीं तो मौतें इसे लाशें बिछी होंगी। जाहिर सा बात है, देखिएगा स्टेज 3 क्या कहता है। जब कोरोना वायरस अगर स्टेज 3 में चला गया, कहाँ चला जाएगा भैया, जब स्टेज 3 में चला जाएगा तो देखिएगा क्या होगा, उसमें क्या होगा, जब संक्रमित व्यक्ति बाहर घूमता है और कई लोग के संपर्क में आता है तो फिर वह पूरे समाज में फैलना चालू हो जाता है। इससे मरीज को पता नहीं होगा कि उसे कोरोना वायरस कहाँ से लगा। देखिए अब वो क्या हुआ, इसमें क्या होता है, अब जब इन्फेक्ट हुआ काफ़ी लोग, देखिए पहले उसी रीजन में था, अब वो अपने घर गया, अपने परिजनों को मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट किया, अब उसके फ्रेंड को वो दूसरे को इन्फेक्ट किया। अब क्या हुआ, अब वो दूसरे देशों में जा रहा है, अब वो क्या जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, या फिर पूरे जगह अब 1 से 2 हुआ, 1 से 2 हुआ, अब 2 से क्या हुआ, 2 से 4 हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अब ये फैलता जा रहा है तो काफ़ी, अब सभी लोग कहीं ना कहीं जाएंगे, मूव करेंगे, ये देखिएगा तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होगा कि जब संक्रमित व्यक्ति बाहर घूमता है और कई लोग उसके संपर्क में आते हैं तो फिर वो पूरे सोसाइटी, जहाँ जहाँ दूसरे देश में भी घूमा, जर्नी किया, या फिर और देशों में गया, या फिर अपने दूसरे शहर में गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति भी, जैसे मान लीजिए इन्फेक्टेड था, अब ये दूसरे व्यक्ति से मिला तो ये भी क्या हुआ, इन्फेक्ट हो गया। इससे क्या हुआ, ये दूसरा व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया। तो इस व्यक्ति जो इन्फेक्ट हो रहा है, दूसरा नया व्यक्ति जो इन्फेक्ट हो रहा है, इसको पता ही नहीं चलेगा कि हमें ये जो कोरोना वायरस से हम जो इन्फेक्ट हुए हैं वो किससे हुए हैं, ठीक। तो ये बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि बहुत मुश्किल होता है। तब इसमें देख रहे होंगे कि ट्रैकिंग की जाती है कि उसकी पूरी, इसीलिए तो बताया रहा है कि अपना जर्नी डेट पूरी सी हिस्ट्री आप जरूर बताइए, नहीं तो ये इसे अगर जो नहीं बताएगा तो इसे कानूनन अपराध भी माना गया है भारत में, जिसे जुरिडिक्शन लॉ बनाया गया है इसके लिए, तो जो कि बहुत अच्छा भी है। तो तब भी लोग बता नहीं रहे हैं कि अपनी मतलब जर्नी हिस्ट्री कोई बता नहीं रहा है कि कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, किससे कांटेक्ट किए, तो ये बड़ी चीज़ें हैं। और 4 स्टेज में तो भैया बिल्कुल तबाही मच जाएगी। 4 स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में ये क्या होगा, पेंडेमिक यानी महामारी का रूप ले लेगा। पेंडेमिक यानी किसका रूप ले लेगा, महामारी का रूप ले लेगा, या कब ख़त्म होगा किसी को पता नहीं होता है। सोच लीजिए, अब पूरे जगह फैल गया, पूरे देश में फैल गया, और पूरे एक जैसे उस रीजन में फैल गया, उस डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, मतलब उस पूरे मोहल्ले में फैल गया। अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि अब ये जैसे एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, अब ऐसे देश यहाँ पे हो रहा है, एक देश से दूसरा देश, दूसरा गली, दूसरा मोहल्ला। अब इसमें ये पूरा क्या ले लिया, पूरा एक चेन बना लिया, यानी किसका रूप ले लिया, पेंडेमिक, यानी ग्लोबल पेंडेमिक। आपने देखा होगा WHO ने 11 मार्च को क्या घोषित किया था, ग्लोबल पेंडेमिक। तो अब जिस रीजन में है तो वो पूरा
पूरा पूरा एक चेन को ही पूरा प्रभावित कर देगा। तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि ये कब ख़त्म होगा, किसी को पता ही नहीं होगा। तो ये महामारी का रूप ले लेगा और जिससे किसी को पता ही नहीं होगा कि ये कब ख़त्म होगा। सो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल स्टेज 4। तो हम सब आशा उम्मीद करते हैं कि हम सब स्टेज 2 में ही से पूरी तरह से कोरोना वायरस को रोक दें, स्टेज 3 में आए ही ना। लेकिन जैसे कहीं कहीं मुझे लगता है अभी, जैसे एज ए बायोलॉजिकली एज ए थिंक सोचूं तो ये 2 और हमारा इंडिया जो है 2 और 3 के बीच स्टेज में झूल रहा है। यानी अगर बोल दिया जाए एक हिसाब से तो 2.5 अगर मैं बोल दूं अपने हिसाब से तो ये हो सकता है कि स्टेज 3 में भी हम पहुंचने की उसमें लग रहा है ऐसा, और स्टेज 2 में भी हम दोनों को टच किए हुए हैं। तो भगवान करे कि हम स्टेज 2 में ही इसको क्या कर दें, ख़त्म कर दें। सो बड़ा सोचने वाली बात है ये। बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो समझिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, मास्क ना पहनना एक दंडनीय अपराध है। किस राज्य ने ये अभी वो किया है, इन्फॉर्म किया है कि मास्क घर से बाहर निकलें या कुछ भी अगर थोड़ा सा दूर सामान लेना है 10 कदम पे, तो घर से जैसे ही आप बाहर हो तुरंत आप क्या पहने, मास्क ज़रूर पहने। और अगर आप नहीं पहनेंगे तो ये क्या माना जाएगा, यह एक प्रकार का दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो ये किस राज्य ने घोषित किया, किस राज्य ने घोषित किया, तो राजस्थान ने। तो राजस्थान ने अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई नहीं पहनता पाएगा तो ये दंडनीय अपराध के तुल्य है, समतुल्य है, यानी उसके बराबर है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जिससे लोग तब थोड़ा सा डर आएगा, तभी लोग अवेयर हों, तभी लोग पहनेंगे भी। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में आपने देखा होगा, हाल ही में चर्चा में रही मेडिसिन का नाम बताइए। अभी देखे होंगे, सुनने में बहुत ही चर्चा है उस मेडिसिन की, जो बताई जा रही है कि कोविड-19 के लिए अगेंस्ट ये लड़ने में थोड़ा काम कारगर साबित हो रही है। अभी पूरी तरह से अप्रूवल नहीं है। कई सारे संस्थाओं ने अभी कहा है कि हमने टेस्ट किया है तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बट अब देखना पड़ेगा। कई सारी संस्थाएं पूरी तरह से जब देखा जाएगा, पर देखिएगा ये थोड़ा बहुत लड़ रही है। जो ऐसी मेडिसिन चर्चा में रही है, इसका नाम है रेमडेसिविर। नाम, दवा का नाम क्या है, औषधि का नाम क्या है मेडिसिन का, रेमडेसिविर। ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ। कई सारा इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिला है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया, जो ये एंटीवायरल, ये क्या है भाई, एंटीवायरल मेडिसिन है। ये क्या है, एंटीवायरल मेडिसिन है एक प्रकार की। ये क्या है, एंटीवायरल मेडिसिन है, जो एक इसके लिए बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी, ये से फॉर्म किया गया था किसके लिए, इबोला जब बहुत ही भयंकर फैला हुआ था, ये भी बहुत ही लोग इसमें मारे गए थे जब इबोला फैला था। तो ये एंटीवायरल ये मेडिसिन बनाई गई थी, जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये किसने बनाई थी, तो ये US बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया था। और कब बनाया था इसको, रेमडेसिविर को कब बनाया था, 2014 यानी 2014 में ये दवा बनाई थी। तो हाल ही में चर्चा में रही मेडिसिन का नाम क्या है, रेमडेसिविर, जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ में पाती है, वायरस के अगेंस्ट एंटी है, मतलब लड़ती है। और ये पर्टिकुलर मेडिसिन किसके लिए दी जाती है, तो ये इबोला के लिए दी जाती है। तो एक प्रकार से एक प्रयोग की जा रही है कि इसमें भी एंटीवायरल है, तो क्या शायद ये कोविड-19 के लिए हो सकता है। तो आपने जाना होगा, सार्स फर्स्ट आया था और मर्स आया था, MERS मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था। तो इसमें किया गया था, पर ये उतना कारगर उस तरह से साबित नहीं हुआ था रेमडेसिविर। बट अभी कोविड-19 जो SARS-CoV-2 है, इसके लिए की जा रही है। और ये कब बनाई गई थी, इबोला के लिए ये निजात की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें ऐसा कौन सा चीज़ है, जानते होंगे वायरस का जो RNA है, RNA क्या होता है, दूसरा ये क्या होता है, इसके जो अंदर RNA पाता है सिंगल स्ट्रैंडेड का, ये क्या होती है, रेप्लिकेट करती है। क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। रेप्लिकेट करती है मतलब, इसका मतलब क्या, संख्या बढ़ाती है। जैसे एक वायरस बनाया, जैसे 1 से 2, 2 से क्या हुआ 4, 2 हुआ, 2 से क्या हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये रेप्लिकेट करती है। तो इसमें एक एंजाइम होती है जो इसको RNA को रेप्लिकेट करने में या वायरस को रेप्लिकेट करने में मदद करती है। उस एंजाइम का नाम है RDRP एंजाइम। क्या नाम है, RDRP एंजाइम। क्या नाम है भैया, RDRP एंजाइम। ये एंजाइम जो है, जो क्या करती है,
मदद करती है क्या करने में, रेप्लिकेट करने में, अपनी उसकी संख्या को बढ़ाने में। अब अगर वो संख्या बढ़ती आएगी, देखिए कोरोना वायरस का संख्या अगर हमारे शरीर में बढ़ती आएगी तो दूसरे सेल्स को डैमेज करेगा, इससे पूरा शरीर को क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये जो RDRP एंजाइम है ये मदद करती है। RDRP का फुल फॉर्म क्या होता है, अब बताइए। इसका नाम है, R का मतलब RNA, ध्यान से देखिएगा, R का मतलब RNA डिपेंडेंट, D फॉर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, डिपेंडेंट, क्या नाम है, डिपेंडेंट, RNA डिपेंडेंट, और इसका R फॉर RNA, D फॉर डिपेंडेंट, फिर R फॉर RNA, R फॉर क्या हो जाएगा फिर RNA, P फॉर क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज, P फॉर क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज हो जाएगा। तो ये एंजाइम है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है ये वायरस के संख्या को क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। वायरस जो होता है वो अपनी संख्या में रेप्लिकेट कर पाती है, किसकी मदद से, ये RDRP एंजाइम की मदद से। अब ये जो रेमडेसिविर जो बताई जा रही है ये क्या कर रही है, इसी को ये इसकी क्रिया को क्या कर रही है, इसको डैमेज कर दे रही है, इसी एंजाइम को क्या कर दे रही है, ख़त्म कर दे रही है, इसको पूरी तरह से तोड़ दे रही है। यही कारण है कि आपने कहावत सुना होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जब ना रहेगा RDRP तो ना वायरस की संख्या, वायरस ना रेप्लिकेट कर पाएगा। तो जब वायरस रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा तो उसकी संख्या वृद्धि नहीं हो पाएगी, और हम जल्दी से जल्दी तुरंत अगर आ भी गया कोरोना वायरस तो हम उससे निजात पा सकते हैं जल्दी। सो दिस इज़ अ important topic, so please write down on your notes. So always be safe, always wear mask, and don't go anywhere, always stay at your home. Thank you so much, and subscribe my channel. Thank you.